हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के भारती आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वज्र गुणनफल विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो विधि सीख ली है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आइए इसे सीखते हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो तरीका है सॉल्व करने का दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये विलोपन विधि का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका निर्माण विलोपन विधि से ही हुआ है। कैसे हुआ है आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे दो समीकरण लिया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। चलिए, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, किसी चर x या y को कटा देते थे। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार हम लोग किसी एक चर को कटा देते हैं। तो सबसे पहले हम y चर को कटाएंगे। तो y चर को कटाने क्या करते हैं, इसके गुणांक से इसमें और इसके गुणांक से इसमें, मतलब इसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में आप b2 से गुणा कर दीजिए, तभी तो ये गुणा होगा ना। बराबर करने के लिए प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में इसके गुणांकों को गुणा बराबर करते हैं। इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इससे इसमें। तो b1 से समीकरण में गुणा कर देते, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 b2x, ये हो जाएगा आपका b1 b2y, सजा के लिख देते हैं c1 और b2, समझे कि नहीं। ये हो गया, ये बराबर हो गया आपका 0, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे b2 तो यही होगा। अब समीकरण 2 में b1 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, पहले हम 1 वाले को लिखते हैं, b1 a2 x b1 b2y और b1 c2, ये हो गया 0। ठीक है। यदि दोनों समीकरण को घटा दिया जाए, दोनों समीकरण को घटा दिया जाए तो क्या होगा, ये तो हमारा कट जाएगा, गुणांक बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस ये, तो x दोनों में, तो x हम एक ही बार में कॉमन ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2, समझ गए, a1 b2 माइनस b1 a2, ये हो गया, ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है c1 b2 और माइनस b1 c2, ये बराबर हो गया 0। फिर क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए ये इधर कर लेंगे और इससे भाग दे लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर डायरेक्ट कर देते हैं हम, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा c1 b2 और माइनस b1 c2 बटे, इससे भाग हो जाएगा a1 a2 b1 और a2। इस माइनस को खोल देते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो इसको इधर लिख लेंगे b1 c2 और माइनस c1 b2 बटे, ये हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस b1 a2। इस तरीके से आपका ये x का मान निकल गया। आप a1 b2 a1 a2 b2 और c1 c2 a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या चीज़ है आप ये जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट x का मान हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं, इस व्यंजक से हम लोग निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया है ना, इस विधि को वज्र गुणनफल विधि कहते हैं। इस विधि से निकालेंगे तो आप कहेंगे क्या इसे कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखने का एक अलग तरीका भी बताएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वज्र गुणनफल विधि है, ये विलोपन विधि का ही एक रूप है। कहने का मतलब इसका निर्माण वहीं से हुआ। जिस प्रकार एक वृक्ष का निर्माण एक बीज से होता है, ठीक उसी प्रकार वज्र गुणनफल विधि का निर्माण भी एक बीज रूपी विलोपन विधि से हुआ है। ठीक है। तो उसी प्रकार यदि हम y का मान निकालें, क्या निकालें, y का मान निकालें, तो क्या करेंगे, हमें x कटाना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यदि हमें y का मान निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम x को कटाएंगे। तो x को कटाने क्या करना पड़ेगा, a1 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा a1 a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 a2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका c1 a2, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे हम कर रहे हैं, और इसमें हम a1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a1 a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 b2 हो जाएगा। अच्छा, y यहाँ पे लिखना मैंने भूल गया, यहाँ पे x होगा, ये x लिखना भूल गया, है ना। तो यहाँ पर भी x हो जाएगा और यहाँ पर भी
y हो जाएगा। थोड़ा स्पष्ट लिखते हैं हम, a1 और ये b2, कोई दिक्कत, और प्लस ये हो जाएगा a1 c2, ये बराबर 0। ठीक है, और इसको यदि घटा दिया जाए ये हो जाएगा आपका ख़त्म। यहाँ से y बराबर हम y कॉमन ले लें, इसमें क्या बचेगा, ये b1 a2 और माइनस a1 b2। इधर क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस सॉरी प्लस में बचेगा c1 a2 माइनस a1 c2, ये बराबर हो गया 0, है ना। और यदि y बराबर वहाँ से लिखें, ये वो साइड करेंगे, माइनस में चला जाएगा और इससे भाग देंगे, वहाँ से हम ये लिख रहे हैं मान, ये आपका हो जाएगा इधर नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2, है कि नहीं, ये हो गया। और इसमें हम भाग देंगे किससे, ये तो सॉरी ये तो उधर जाएगा, माइनस c1 a2 और माइनस a1 c2 बटे इससे भाग दे देंगे b1 a2 और माइनस a1 b2। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका ये और ये बराबर है, क्यों, a1 b2 तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो इसको प्लस करते ये माइनस नीचे कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारा। तो c1 a2 माइनस a1 c2 ऊपर में रहने दीजिए जो था, इसको माइनस को नीचे कर लेंगे, इसमें लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा a1 b2 और माइनस b1 a2। देखिए यहाँ पे ये और ये बराबर है कि नहीं, ये आपका यहाँ पे बराबर है कि नहीं। कंडीशन क्या है कि किसी ये एक भिन्न अंश, हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है, यानी कि इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हल के लिए यदि हम बीजगणित गुणनफल विधि से हल करें तो यहाँ पे इसका मान यानी कि a1 b2 माइनस b1 a2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, है कि नहीं। यदि इसका मान 0 हो जाएगा तो इसके ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसीलिए इस विधि से हल करने के लिए ये हमारा 0, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि a1 a2 माइनस b1 b2 क्या नहीं होना बराबर क्या होंगे, तो नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट सवाल दिया रहे, जैसे कि हम एक सवाल अपने मन से दे रहे हैं, 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस x3y प्लस 7 बराबर 0। आप इसका हल इस विधि से कर सकते हैं, डायरेक्ट x बराबर इस पे मान पुट कीजिए, y बराबर इसमें, b1 यहाँ क्या है ये आपको सब पता है, ऐसे मान रखेंगे एक ही लाइन में आपका मान निकल जाएगा। तो क्या इतना याद रखने के लिए क्या कोई तरीका है, आपके मन में चल रहा होगा, तो हाँ बिल्कुल है, ये याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है, आइए हम आपको बताते हैं कैसे आखिर हम इस चीज को लिख सकते हैं ना। तो हम इसको सिर्फ रखते हैं और बाकी यदि आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, है ना। हर जगह तो लिखावट थोड़ी सी यहाँ पे चमक रहा है, मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है अब सही आनी चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत चमक रहा है ना। तो ये हिस्सा आप समझ लेंगे, ये जो समीकरण है इसमें मैंने a1 और a2 से गुणा किया है इसमें, तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले, इसका जो अगला टॉपिक है वो मैं करता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट इसका, ये हमारा x का मान था, है ना, ये बराबर x निकाले थे उससे, और ये हम y, तो कैसे डायरेक्ट हम निकालें, आपका यही समीकरण दिया रहे तो कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका यदि x निकालना हो तो x यहाँ पे लिखना है, आपको एक बटा बड़ा सा खींचना है, ठीक है। उसके बाद कैसे लिखेंगे, यदि आपको x का हल लिखना है x का, तो आप यहाँ पर हाथ रख दीजिए, ढक दीजिए। क्या बचा आपके पास, ये 4 आइटम बचा है। 4 आइटम में सिर्फ गुणांक पर ध्यान देना है, चिन्ह के साथ, सब प्लस में है ना, y को छोड़ देना है। तो इसका गुणांक ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे, और ये गुणा होता है ऐसे, मतलब b1c2, ठीक है, ये b1c2 है, ये ऐसे गुना हुआ, और फिर c1b2 माइनस करना है, c1b2 करना है। फिर उसी प्रकार y लिखना है, बड़ा बटा देना है। तो y लिखने के लिए आप जिसका आपको लिखना है, इस दोनों में कॉमन क्या है, आखिर x क्यों लिखते हैं, तो इस दोनों में कॉमन क्या है,
तो आपका कॉमन क्या है, एक्स चर है तो उसको चर ऊपर में लिखते हैं, इसमें वाई चर कॉमन है तो वाई लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं तो एक कॉमन है तो वो एक लिखते हैं, तो वाई को ढक देंगे। तो वाई के बाद अगला टर्म क्या आता है, ये आता है, तो यहां से ये गुणा करेंगे, ये गुना ये, तो C1 गुना A2, समझ गए, C1 गुना A2। उसके बाद इसको ढक देना, फिर क्या होगा A1 माइनस A1 गुना C2, ये हो जाएगा। फिर एक अचर पद के लिए 3 टर्म लिखते हैं हम लोग अचर पद के लिए। अचर पद में कॉमन क्या है, एक, इसमें क्या है, एक होगा, तो इसको ढक दीजिए, आपके पास 4 आइटम बचा। क्या करेंगे गुना, A1 B2 हो गया, और इधर ये गुना ऐसे होगा, ये ऐसे, तो B1 A2 माइनस B1 A2, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, और ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। तो पहला तथा तीसरा से, आप जानते हैं पहला तथा तीसरा से निकाल सकते हैं मान, कि कैसे हम x का मान निकालें पहला और तीसरा से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2 बटे आपका ये हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। अब मिलाइए, ये दोनों बराबर है कि नहीं, देखिए B1 C2 माइनस C1 B2 A1 B2 माइनस B1 A2, दोनों मिला कि नहीं, ये मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो समझ रहे हैं ना। तो सबसे महत्वपूर्ण है इस लाइन को लिखना, आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये लिखने के लिए सीख जाएंगे आप। ऐसे हम एक तरीका और बताएंगे जो मेरा अपना तरीका बनाया गया तरीका है, जिससे कि हम बनाते हैं, जब कभी हम भी कभी इस विधि को सीखे थे, इस प्रोसेस को सीख रहे थे, तो हमें बहुत समस्या आई थी। ये उल्टा पुल्टा गुना करने में दिमाग उल्टा पुल्टा हो जाता था, तो बहुत परेशान था। तो उस समय मैंने एक अपनी प्रोसेस, अपना नियम, अपना फॉर्मूला एक तैयार किया। उस फॉर्मूले को हम आपको बताते हैं कि क्या है वो फॉर्मूला। चलिए y सबसे पहले लिख लेते हैं, मतलब y हम किसके सारे लिखेंगे, 2 और 3 के सहारे, है ना, 2 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका C1 A2 माइनस A1 C2 बटे A1 B2 माइनस B1 A2, ये मान यहाँ। अब ये y का मान मिलाइए, A1 B2 B1 A2 C1 A2 माइनस A1 C2, तो ये भी आपका मैच कर गया। तो विलोपन विधि से जो हम ये मान लाए, प्रतिस्थापन विधि से भी ये मान लिखा है। तो आपको इस लाइन को सीखना है कैसे हम इसे बनाएं, तो ये मेरा तरीका है। अब देखिए यहाँ पर कोई बच्चा कहेगा कि ट्रिक, हम कैसे जल्दी x का मान निकालें, तो वो ये बच्चा ये याद रख लेता है, ये याद रख लेता है कि नहीं, तो वो कहता है कि ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला नहीं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, है ना, फॉर्मूला के चक्कर में ना रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, डायरेक्ट ये मान आपको मिल जाएगा, है ना। एक तरीके से ये फॉर्मूला ही हो गया। आपको लगता है नहीं हम यही याद करके काम चलाएंगे, तो बिल्कुल आप याद कीजिए। तो आप इसे नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं अब पहले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है। कहता है, और इसमें जो भी एग्जाम्पल हैं 1 2 3 4 जो भी, सबको वज्रगुणनफल विधि से बनाना है। और तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। आपके पास किताब होगी, है ना। तो ये पहला सवाल क्या कहता है कि बेंगलोर से एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल 46 रुपये लगते हैं, और 3 टिकट मलेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल 74 रुपये लगते हैं। तो बस स्टैंड से जो मलेश्वरम का किराया है और बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया है वो ज्ञात करें। तो मान लीजिए यशवंतपुर का किराया x और मलेश्वरम का y। ऐसे सवालों में यही करते हैं, समीकरण कैसे निकालते हैं, जो चीज़ पूछ रहा है वही मान लीजिए। तो मैंने माना मलेश्वरम, ये बात इसमें अंडरस्टूड है कि स्टेशन से, क्योंकि टिकट कहाँ से लेंगे भैया, स्टेशन से ही लेंगे ना, बीच से तो लेंगे नहीं। तो हमारा मलेश्वरम का किराया क्या हो गया, x रुपया, और यशवंतपुर का y रुपया। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, कहता है कि 2 टिकट मलेश्वरम, तो 1 टिकट का x, तो 2 टिकट का 2x, और 3 टिकट है मलेश्वरम, 3 है ना, हाँ 3 टिकट मलेश्वरम, तो कुल इसमें 46 रुपये लगते हैं। दूसरा कहता है
दूसरा कहता है कि 3 टिकट मलेश्वरम, तो 3 टिकट मलेश्वरम हो गया और प्लस 5 टिकट यशवंतपुर, 5 टिकट यशवंतपुर, तो ये शायद देता है 74 रुपये। ये 74 रुपये इसमें खर्च होते हैं। तो आपको दोनों का किराया XY निकालना है, तो किस विधि से निकालना है? वज्र गुणनफल विधि से। तो एक बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, वज्र गुणनफल विधि से बनाने के लिए समीकरण को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है, मतलब सारा टर्म इधर लेते आना है, -46 बराबर 0, ठीक है। 3x + 5y - 74 बराबर 0, ये हो गया अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ गए? ये हो गया आपका अब स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इससे बिल्कुल बना सकते हैं। अब तो आप दोनों यदि उधर ही रख के बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर दोनों आप इधर, लेकिन जनरली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है? यही चीज़ तो आपको सीखना है। सबसे पहले x लिखना है, दोनों में कॉमन क्या है? x है कॉमन, ठीक है। तो x कॉमन है तो x लिखिए। उसके बाद x के लिए जब लिखना होता है तो x को ढक दीजिए। क्या बचा आपके पास? ये 4 आइटम। तो क्या गुना बताए थे? ऐसे गुना ऐसे, तो 3 गुना -76, तो 3 गुना -74, समझ गए। फिर ऐसे गुना होगा तो इसके बीच में माइनस देंगे, तो ऐसे गुना क्या होगा? 46 गुना 5, अच्छा माइनस भी 46 है, -46 गुना 5, ये हो गया आपका x, है ना। एनसीईआरटी में आपको ऐसे बताता है कि आप ऐसे कीजिए 5 गुना 46, तो बात एक ही चीज़ है, बात एक ही चीज़ है। 46 गुना 5 कीजिए या फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया x का। y का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जिसका लिखना है उसको ढक दीजिए। इसके बाद वाला क्रम क्या है? ये 46 गुना ये, मतलब -46 है आपका, -46 और गुना 3, ये हुआ ऐसे। अब ये कैसे गुना करेंगे हम लोग? ऐसे गुना किए, तो अब ये ऐसे गुना करेंगे हम लोग, है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद वाला क्रम क्या होगा? -46 और -74, इसके बाद वाला क्रम ये आपका है। इसके बाद ये क्रम आएगा ना, क्रम मतलब ऑर्डर, तो ये क्या गुना? ऐसे और ये गुना ऐसे, तो -46 गुना 3 हो गया और 2 गुना 74, तो माइनस क्या करेंगे? 2 गुना -74, 2 गुना माइनस, ये माइनस है आपका 74, ये बीच वाला माइनस फॉर्मूला से आता है, ध्यान रखिएगा। और आपका एक वाला लिखना है, एक मतलब कांस्टेंट टर्म वाला, तो एक वाला आप एक ढक दीजिए। क्या बचा? 3 गुना 5, 3 गुना 9, 3 गुना नहीं 2 गुना 5, 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3, 3 गुना 3, ये आपका ये हो गया। अब इसे सरल करना, क्या करना है सरल? आप जानते हैं इसे, x 74 गुना 3, तो 4 तिया 12, है ना, बाकी 1 7 तिया 21, 1 22 हो गए, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस और ये मिलके प्लस हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 5 6 30, बाकी 3, आप 5 चौके 20, 3 23, इतना हो गया। चलिए y बराबर क्या हो गया? 46 तिया, 40 तिया होता है 120 और 6 तिया 18, 120 18 हो गया 148, ये माइनस में आ गया। अब ये 74 दूना, तो 7 दूना 14, 140 और 8 48, तो ये हो जाएगा प्लस 100, ये मिस्टेक 6 तिया 18 8 बाकी 1 4 तिया 12 1 13, ये 13 हो गए। और ये मेरा ठीक है। चलिए ये 1 हो गया और ये 5 दूना 10 और 3 तिया 9 हो गए। एक लाइन इसको और सरल कर लीजिए, थोड़ा सा और इजी। तो 222 है और 330 है, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 48 में 138 चला गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 1/1। अब क्या करें? x का मान निकालना है। आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। हम इसको यहाँ पे सरल करते हैं, ठीक है। यहाँ से आने के बाद यहाँ आप यहाँ लिखिए 1 तथा 1 नहीं 1 तथा 3 से क्या हो गया? 1 तथा 3 से x बराबर क्या हो जाएगा? सीधा 8 इसमें गुना हो जाएगा, 8, चूँकि 1/1 है इसीलिए डायरेक्ट 8, और 2 तथा 3 से, आपको यहाँ दिख रही है ना, ये चमक रही है, देख लीजिए। 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा? y बराबर सीधा या 10 यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो इस प्रकार से आपका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10, x बराबर हो गया 8 रुपया, y बराबर हो गया
10 रुपया। समझ गए कि नहीं? ये आपका ऐसे सॉल्व हुआ। तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं। मेन है आपका इस लाइन को लिखना। इस लाइन को कैसे लिखते हैं, यदि आप ये सीख गए तो ये तरीका बिल्कुल आसान है, अन्यथा आपको ये भारी लगेगा। अब इस तरीके को कैसे हम याद रख सकते हैं? एक तो जनरली ये जो तरीका बताया गया है इस तरीके से ये बनाइए, अदरवाइज एक हम आपको तरीका, और आप इसे नोट कीजिए, हम फिर आपको एक तरीका बताते हैं। तो आइए दोस्तों, वही सवाल को हम अपने तरीके से, जो कि मैंने बनाया था तरीका जब मुझे समस्या आई थी, तो क्या किए थे हम, देखिए। सबसे पहले हमने एक गोला बनाया था, आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, या चमक रहा है? एक मिनट देख लेता हूँ। चलिए, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गोला बनाया था। अब गोले के अंदर समीकरण 1 का, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 के गुणांकों को, x गुणक y और अचर पद को इसके अंदर लिखा था, जैसे कि सबसे पहले 2 है, x के लिए 2, y के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और अचर पद के लिए लिख दिया -46। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा का इसके इसी के पास लिखे, बाहर में लिखे 3, 5 और -74। ये आपका x वाला है, यहाँ y है, अचर पद को आप सीधे दिखा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? x को अंदर वाला मतलब एक समीकरण देखिए, 2x 3y और -46 अचर पद है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप बैठा सकते कि नहीं, ये समझे कि नहीं? कि क्या किया हम, एक गोला बनाए, इसके अंदर एक समीकरण का गुणांक लिखे 2, 3 -46, 2, 3 -46, इसके संगत वाला बाहर में लिखिए, इसका बाहर में लिख दीजिए 3, 5 और -74। बस यही चीज़ की है। ये आपका x का है, समझने के लिए x वाला, ये y वाला और ये अचर पद c वाला। इतना तो समझ गए। अब लिखते कैसे हैं, यही आपका है। लिखते कैसे, आपको x लिखना है ना, x के नीचे क्या लिखते हैं? चलिए, x के नीचे जो जिसके बारे में लिखना था उसको ढक देते, उससे मतलब नहीं है हमें। यहाँ से मतलब क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा इसी बात को, अंदर से बाहर गुणा करना है। क्या करना है? अंदर से बाहर निकलना है, अंदर से बाहर निकलना है। मतलब क्या करना है, 3 गुना -74। ध्यान दीजिए, वही नहीं करते, 3 गुना -74। अब क्या करना है, माइनस बाहर से अंदर, माइनस बाहर से अंदर, मतलब 5 गुना 46। मुझे लगता है आप इसे समझ रहे होंगे। समझ गए? अब y लिखना है। अब मैंने क्या बताया था, ढक देना है y को, और शुरू कहां से करना है, शुरू करना है अंदर से, अंदर से बाहर। तो क्या हो गया, -46 गुना 3 और माइनस सूत्र से, फिर क्या करना है, बाहर से अंदर आना है, -74 गुना 2 हो गया। अब क्या लिखना है, हमें अचर पद लिखना है, ऊपर में एक अचर पद आपका ये है, ढक दीजिए। क्या करना है आपको, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर सबसे पहले 2 गुना 5 माइनस बाहर से अंदर 3 गुना 3। मुझे लगता है ये तरीका आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है, 100% गारंटी है आपकी। इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगा। ये मेरा अपना तरीका है, और इस तरीके से जब मैं परेशान हो गया था इस सवाल से, ये समझने में, ये लिखने में कि कैसे करेगा, तो मैंने खुद ये तरीका बनाया था। और ये तरीका से एक भी सवाल गलत नहीं होता। आप इस तरीका को सीख लें तो बेहतरीन होगा। और आप जिसे यदि सरल करेंगे तो हमें लगता है हमें सरल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा सकता हूँ। एक एक्स का क्या लिखेंगे, 3 गुना 74, 3 गुना -74 माइनस 46 गुना 5, -46 माइनस फॉर्मूला से 46 गुना 5, तो उसमें हम 46 गुना 5 इसमें लिख देते हैं 5 गुना 46, जो कि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का ये फॉलो कर लेता है, बिल्कुल और अच्छी बात हो जाती है इस ट्रिक में। वाई लिखना है क्या है, वाई लिखना तो 46 गुना 3 माइनस 46 गुना 3 है कि नहीं। और उसके बाद क्या करना था, -74 गुना 2 -74 गुना 2, ये हो गया ना। या फिर ऐसे ही हम करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अचर पद लिखना है क्या, 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी वे में है। आप चाहते इसे सरल कर सकते हैं, है कि नहीं। ये जब गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, ये तो मेरा हो गया था, इतना आया था।
और फिर ये अला 6 पंचे 30, 4 तिया 12 और 3 6 पंचे 30 का 0 बाकी 3, 5 20 3 23। देखिए वही चीज़ सब कुछ आ रहा है। 6 तिया 18 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 और माइनस 4 दूना 8, 7 दूना 14, माइनस और माइनस प्लस सब चीज़ देखिए वही आ रहा है। 10 माइनस 9 आ रहा है कि नहीं। x/8 y/10 और बराबर 1/1 वही चीज़ आ गया। इसी से आप निकल गया x बराबर 10 और y बराबर x बराबर 8, x बराबर 8 और y बराबर 10। ये यहाँ गुना हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या ये तरीका था, बस अंदर से बाहर। सबसे पहले क्या करना है, अंदर से बाहर, दूसरा बाहर से अंदर, बस यही है। उसके बाद ये सवाल गलत हो ही नहीं सकता, 100% गारंटी है। तो मुझे लगता है कि आप ये सीख गए हैं। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर, आप इसे नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर। आपका एग्जाम्पल क्या कहता है, ये सवाल जो आपको दिया गया है 4x + py + 8 बराबर 0 और 2x + 2y बराबर 2। यहाँ पे आपको p का मान निकालना है जिससे कि इस समीकरण का हल अद्वितीय हो। अद्वितीय मतलब केवल एक हल हो, है ना। तो याद कीजिए कंडीशन जिसमें अद्वितीय हल होता था। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है। अद्वितीय हल के लिए क्या था, बिल्कुल सही बात, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। समझ गए कि नहीं। यही हमारा था अद्वितीय हल के लिए कंडीशन। अनंत हल के लिए क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यह था आपका अनंत हल, है ना। अब कोई हल नहीं के लिए a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये था कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मुझे लगता है आपको ये याद होगा, है कि नहीं। कोई हल नहीं, ये आपका कोई हल नहीं, ये आपका अनंत हल, ये आपका केवल एक हल या अद्वितीय हल का कंडीशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। इसके ग्राफ प्रतिच्छेदी होते हैं, इसके ग्राफ समांतर होते हैं, इसके ग्राफ संपाती होते हैं, इसके समांतर होते हैं, ये सब आपको पता होगा। चलिए हम इसे बनाते कैसे। अद्वितीय हल के लिए तो यहाँ पे आप ये मान निकाल लीजिए, या तो यहाँ पे है a1 बराबर 4 और a2 बराबर 2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब b1 है आपका p और b2 है आपका 2। यहाँ से इसको सरल करेंगे क्या होगा, ये यहाँ से ये गुणा हो जाएगा, हाँ ये तो कट जाएगा पहले 2 और 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 नॉट इक्वल टू p। इसका मतलब p नॉट इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हुआ कि p का मान 4 नहीं होगा। p का मान 4 छोड़ करके कोई भी मान ले लेंगे, इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, हमारा एक हल निकल जाएगा। ये p नॉट इक्वल टू 4 का मतलब ही है कि p का मान सिर्फ 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी मान ले लीजिए 0 1 2 -5 -6 -7, लेकिन p का मान हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। p के अतिरिक्त p का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी ले लीजिए, ये आपका समीकरण का सिर्फ एक ही हल होगा। आप इसे बना के देखिए, आप यहाँ पर 3 मान रख के देखिए बना के, एक हल आता है कि नहीं। एक बार 4 रख के कीजिएगा, देखिए हल ही नहीं आएगा, है कि नहीं। ये आप करके देखिएगा। ये आपका सवाल बना है, आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यदि आप ये कहें तो आप लिख सकते हैं 4 के अतिरिक्त p के सभी मान के लिए समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। 4 के अतिरिक्त p के सभी मान के लिए समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग आखिरी और अंतिम एग्जाम्पल। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आखिरी एग्जाम्पल हमारा ये 16 है। कहता है कि k के किस मान के लिए इस समीकरण का योग अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना।
इसके अनेक हल निकालने हैं। तो अनेक हल के लिए क्या कंडीशन है, हम जानते हैं अनेक हल के लिए क्या है, अनेक हल के लिए क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारा कंडीशन होता है अनंत हल के लिए। तो यहाँ से मान इसमें रख लेंगे क्या होगा, a1 का पोजीशन k, a2 12, b1 3 और b2 k, c1 हमारा है माइनस चिन्ह के साथ लेना है k माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस k। तो इस प्रकार ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो इस दोनों से पहले ले लीजिए, इससे और इससे। थोड़ा देखिए हम तिरछा लिख रहे हैं, आपको थोड़ा सीधा लिखना है ना, सजावट होनी चाहिए। 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से क्या होगा, ये ऐसे गुणा हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर हो जाएगा 12 तिया 36। तो k बराबर क्या हो गया, 36 का वर्गमूल। k बराबर हो गया आपका 36 का वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस होगा, तो ये होगा प्लस माइनस 6, यानी कि 6 का मान क्या, k का मान क्या आया, 6 आया, प्लस में भी और माइनस में भी। चलिए ये तो हम ये दोनों के लिए किए, अब हम कोई भी ये दोनों ले लें या ये दोनों ले लें, तो हम इस दोनों को ले लेते हैं कि इस दोनों में क्या मान आता है। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 2 तथा 3 से क्या आएगा, ये इधर गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3k, और ये इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k। तो 3k इधर कर लीजिए क्या आ जाएगा, ये 6k, ये हो जाएगा k स्क्वायर। तो ये k खत्म, स्क्वायर खत्म, तो क्या हो गया आपका k बराबर 6। तो देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ k बराबर कह रहा है कि 6 या माइनस 6, इधर k कह रहा है सिर्फ 6, तो दोनों में जो कॉमन है वही आंसर होगा, है ना। अतः k बराबर 6 आंसर। माइनस 6 आंसर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन जो दोनों कंडीशन में जो कॉमन है, यहाँ पे 6 भी और माइनस 6 भी है, यहाँ सिर्फ 6, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 6, तो आपको 6 मान लेना है, 6 इसका आंसर होगा। यदि k के जगह आप 6 रख देंगे तो ये दोनों समीकरण सेम हो जाएगा और इसके अनंत हल होंगे। हम आपको मान रख कर भी दिखा देते हैं। यहाँ पे 6 रखिए, 6x प्लस 3y, यहाँ 6 रखें तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर 6 में 3 जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस 3, 0 हो गया। यहाँ 6 रखते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 6y, और यहाँ पे रखिए 6, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये समीकरण, तो दोनों समीकरण एक ही होगा। यदि हम इसके जगह माइनस रखें 6 तो ये मेरा नहीं आएगा। देखते हैं, माइनस 6 रखें, माइनस 6x प्लस 3y, और माइनस 6 रखें, माइनस 6 माइनस 3 तो माइनस 9, और इससे कर देगा ये प्लस, तो माइनस 9 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा माइनस 6y, और ये हो गया प्लस 9 प्लस 6। क्या दोनों समीकरण एक है, नहीं। तो आपको जो कॉमन रहे, ये आपको ये दोनों समीकरण सेम नहीं है, इसमें 2 से गुना करेंगे ये मिलेगा, लेकिन इसमें 2 से गुना करेंगे मिलेगा, ये दोनों अलग अलग समीकरण हो गया। इसलिए k का मान वही लेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, अन्यथा आपका मान आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल और ये वज्र गुणनफल विधि का जो थ्योरी है यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसे नोट कीजिए, और आज के लिए यहीं तक रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।